हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी टाटा पावर के बारे में। कंपनी और कंपनी के बिजनेस के बारे में जानकारी लेंगे, इसमें आगे क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कंपनी की फाइनेंशियल चेक करेंगे और इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर करेंगे और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिल सके। तो शुरू करते हैं। टाटा पावर, इसकी स्थापना कंपनी के दिवंगत संस्थापक श्री जमशेदपुर टाटा जी के द्वारा 1915 में खपोली, महाराष्ट्र के भारत की पहली बड़ी जल विद्युत परियोजना के साथ की गई थी। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है। कंपनी के 12 मिलियन से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर हैं। 13,061 मेगावाट की कंपनी की पावर जनरेशन कैपेसिटी है और कंपनी को भारतीय पावर सेक्टर में तकरीबन 100 साल से अधिक का समय हो गया है और इसकी कुल पावर जनरेशन कैपेसिटी में 32% की जो हिस्सेदारी है वो क्लीन एनर्जी की है। अगर कंपनी के क्लीन एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का सोलर के द्वारा 2015 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है, विंड के द्वारा 932 मेगावाट की, हाइड्रो के द्वारा 880 मेगावाट और वेस्ट रिकवरी से 375 मेगावाट की कंपनी की जो बिजली उत्पादन है वो इनसे किया जाता है और शेष 70% वो थर्मल जो कोयला आधारित कंपनी की निर्माण इकाई है उनके द्वारा बचा हुआ उत्पादन किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कंपनी के बिजनेस एरिया की बात करें तो कंपनी ईंधन सुरक्षा और रसद उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण और व्यापार से लेकर बिजली क्षेत्र के सभी सेगमेंट में कंपनी की मजबूत उपस्थिति है। कंपनी की भारत के साथ साथ विदेशों में भी मजबूत उपस्थिति है। कंपनी का जॉर्जिया में हाइड्रो प्रोजेक्ट है, भूटान में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है और सिंगापुर में कंपनी का लॉजिस्टिक ऑफिस और जो इसकी कोल माइन है जो इसके इकाइयों में, थर्मल इकाइयों में जो कोयले का आपूर्ति करते हैं वो इंडोनेशिया में है। एक हाइड्रो पावर कंपनी का जोम्बिया और साउथ अफ्रीका में कंपनी का एक जॉइंट वेंचर। अभी कंपनी के कुछ एक पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट पर चर्चा करते हैं कि टाटा पावर ने सीमेंस के साथ मिलकर उत्तरी दिल्ली में 2 लाख से अधिक स्मार्ट मीटरिंग के साथ स्मार्ट मीटरिंग तकनीक की तैनाती की घोषणा की है। कंपनी ने न केवल दिल्ली में स्मार्ट मीटर बल्कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ कंपनी की उपस्थिति है तो वहाँ पे भी इस पर कंपनी आगे चलकर फोकस करेगी। दोस्तों, पावर सेक्टर एक काफ़ी लंबे समय से एक लॉस मेकिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसमें जो पावर की जो लीकेज थी वो काफ़ी अधिक थी। तो इससे कंपनियों को काफ़ी, न केवल टाटा पावर, तकरीबन सभी पावर कंपनियों को इससे गुजरना पड़ा। अभी इसको लेकर जिस तरह से पावर कंपनियां एक्शन में लीकेज की समस्या को दूर करने की कंपनियां स्मार्ट मीटरिंग और स्मार्ट वायरिंग की तकनीक को अपना रही है और सरकार का रुख भी इसको लेकर काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है। तो आगे चलकर अगर कंपनी की जो पावर लीकेज अगर बंद होती है तो ये जरूर कंपनी को आगे चल के इसके प्रॉफिट पर भी आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि उसने देश भर में 1000 से अधिक
चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धि हासिल की है और आने वाले कुछ साल में कंपनी पूरे भारत में 1 लाख से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज ना कल तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं और जिस रेट से, जिस भाव से वो तेल बेचता है मनमर्जी के भाव से, तो उसको हम महसूस भी कर रहे हैं उस समस्या को। और जो क्रूड ऑयल है, जिस प्रकार से ज़मीन के अंदर का पानी खत्म हो रहा है, कम होता आ रहा है, तो सेम ऐसे ही तेल भी है, वो भी हमेशा चलने वाला ऊर्जा का सोर्स नहीं है। तो इसके लिए तो हमें इलेक्ट्रिक पर फोकस करना ही होगा। और जैसा कि कंपनी ने भी अब उसको लेकर अपनी दूर दराज की सोच के साथ ही कंपनी ने जो भारत में 1 लाख से अधिक का जो टारगेट लेकर चल रही थी, उसका भी कंपनी को बेनिफिट आगे फ्यूचर में चल चल के मिलता हुआ नजर आएगा। अभी कंपनी के कुछ पॉजिटिव के साथ अब इसके बाद कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट पर भी हम फोकस करते हैं। दोस्तों, पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंट को लेकर जीरो कार्बन पॉलिसी पर चला हुआ है। अगर भारत को भी इसमें अगर आगे प्रगति करनी है, तो उसको जो कोयले आधारित बिजली उत्पादन इकाइयाँ हैं, तो उनको कम करना पड़ेगा, उनको बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसा कि कंपनियों के आप उसमें भी देख सकते हो कि कंपनी अपने जो थर्मल आधारित की जो बिजली उत्पादन की जो कैपेसिटी है, उसको कम करके उसका ज़्यादा फोकस अभी सोलर पर आ रहा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। कंपनी भारत के कई राज्यों में केवल विंड और सोलर के द्वारा बिजली की आपूर्ति करती है, जिसमें आप देख पा रहे हो तमिलनाडु में 373 मेगावाट की कुल कैपेसिटी है, 253 मेगावाट है सोलर के द्वारा, और 120 मेगावाट है वो विंड के द्वारा कंपनी द्वारा आपूर्ति किया जाता है। और कुछ एक ऐसे भी राज्य हैं जिनमें अंडमान निकोबार जिसमें सोलर के द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है। और कर्नाटक व मध्य प्रदेश, तो इनमें कंपनी की आपूर्ति थर्मल और सॉरी विंड और सोलर के द्वारा की जाती है। हाँ, कुछ एक राज्य अभी भी हैं जिनमें आप देख पा रहे हो कि झारखंड व उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जिनमें केवल कोयला आधारित इकाइयों के द्वारा इसमें बिजली की आपूर्ति की जाती है। तो आगे चलकर भी कंपनी पर अपनी जो थर्मल आधारित बिजली है उसकी जो डिपेंडेंट है, वो आगे चलकर कंपनी कम कर रही है। अभी एक और नेगेटिव कंपनी का शॉर्ट टर्म में कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर कंपनी थर्मल कोल आधारित बिजली इकाइयों में को कम करती है, तो उसको सोलर पे फोकस करना पड़ेगा। और सोलर में की जो लागत है, उसका जो बड़ा हिस्सा है, उसके लिए हम चाइना पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो सोलर प्लेट वगैरह है, वो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी हाल कुछ एक वर्षों में हमारे जो चाइना और भारत के जो संबंधों में जो आप देख पा रहे हो जिस तरह से खराब हुए हैं, तो वो ज़रूर कुछ समय के लिए कंपनी पर इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि कुछ भारतीय कंपनियां भी इस सेगमेंट में अभी प्रगति कर रही हैं और वो उसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रही हैं कि खुद अपने देश में ही इन प्लेटों का मैन्युफैक्चरिंग की जाए। लेकिन तब तक नहीं होता, तो शॉर्ट टर्म में जरूर कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव का ये काम कर सकता है। अभी कंपनी के फाइनेंशियल पर नज़र डालते हैं। मार्केट कैप कंपनी का 69,866 करोड़ का है। ईपीएस कंपनी का 4.55 और पी रेशियो कंपनी का 48.6 पर। और अच्छी बात की कंपनी लगातार अपने डेब्ट को कम
करती हुई आ रही है, जो पहले 48,815 के आसपास था, तो अभी करंट में वो देख पा रहे हो कि 43,000 के आसपास का। और अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो उस हिसाब से कंपनी 3.82 से लेकर अपने रेशियो को 2.08 पर लेकर आई है। और कंपनी ने साथ ही नेट नेट बर्थ है उसको भी गेन किया है, जो कि आप देख पा रहे हो 22,322 के आसपास है, जो कि एक अच्छी बात है। और कंपेयर करें इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के साथ, तो कंपनी पावर सेक्टर की 5वीं सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अगर सेल के आधार पर देखें तो कंपनी तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है सेल, पावर सेल के मामले में, कि कंपनी ने ईयर एंड में 32,661 करोड़ की सेल दर्ज की है। और एनटीपीसी जो सरकारी कंपनी है उसने 1,10,368 करोड़ की सेल की है। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 39,639 की सेल दर्ज की है। अगर कंपनी के पी रेशियो पर नज़र डालें तो 48 का कंपनी का पी रेशियो है। और अडानी ट्रांसमिशन के पी पर नज़र डाल लें तो आप देख पा रहे हो 86-51 का पी रेशियो अडानी ग्रीन का, और 160 के आसपास का पी रेशियो अडानी ट्रांसमिशन का। तो इसका इतना पी रेशियो होने का एक कारण ये भी है कि ये अडानी ग्रीन केवल सोलर आधारित बिजली के सेगमेंट में काम करती है, जिसकी लागत काफ़ी अधिक होती है। तो एक रीज़न इसका इतने पी रेशियो का एक ये भी करंट में कंपनी अच्छी वैल्यूएशन बन रही है, ट्रेड कर रही है। और कंपनी के प्रॉफिट पर नज़र डालें तो कंपनी ने ईयर एंड में 565 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। हालांकि एनटीपीसी, पावर ग्रिड और अडानी ट्रांसमिशन ने आप देख पा रहे अच्छा प्रॉफिट किया है, लेकिन अडानी ग्रीन से अगर देखें तो कंपनी ने दुगने से ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। ये हमने मंथली चार्ट लिया है दोस्तों। अगर आप भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर जितना बड़ा चार्ट आप देख पाए तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर मार्केट में उतरते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक्स में 2008 में जो स्टॉक्स के हाई थे 160 के, तो उसके बाद से स्टॉक्स तकरीबन 12 साल से वही स्टॉक्स के हाई थे। और एक जो दायरा था स्टॉक्स का 160 और नीचे की तरफ 25-30 के आसपास। तो स्टोक्स ने 12 साल बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। और स्टोक्स केवल एक साल में ही अपने जो निचले लेवल है 25-30 रुपए के, तो वहां से स्टोक्स 270 तक तकरीबन 8 गुना तक बढ़ चुका है। तो निचले लेवल से इतना बढ़ने के बाद तो स्टोक्स में एक गिरावट का तो वेट करना चाहिए, जो फ्रेश एंट्री मार्केट में करना चाहते हैं। स्टॉक एक अपर ट्रेंड में चला हुआ है। अगर इसके वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक चैनल को, ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। तो जब तक इसको स्टॉक मेंटेन रखता है, अगर किसी कारण से स्टॉक 180 170 के आसपास अगर आते हैं, जिस प्रकार से ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में और हमारी भी मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक भी एक गिरावट शॉर्ट टर्म में दिखाए। तो उसमें केवल खरीदारी के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर स्टॉक 170-80 के आसपास आता है, स्टॉक्स के जो सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं वो 150-160 के आसपास के हैं। जब तक इन लेवल को स्टॉक मेंटेन करे तो स्टॉक्स पर तेजी का ही नज़रिया रखना चाहिए।
तो आज की इस वीडियो के दौरान केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपको मिल सके। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।